विधानसभा के नतीजे तो हम आपको बताएंगे जो उपचुनाव के यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हुए हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और झारखंड का हर अपडेट सबसे पहले मेरे दाएं और बाएं, ऊपर नीचे, और जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये हमारी 20 इलेक्शन की टीम लगातार दिन रात आपके लिए काम कर रही कि हर आंकड़े आपको सबसे पहले दे। बिल्कुल। और चलिए 4 घंटे पूरे हो चुके हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी राहुल ने बताया कि 12 बज चुके हैं। 4 घंटे की काउंटिंग पूरी होने के बाद आपको पूरा अपडेट बता दें कि आखिर रायपुर दक्षिण का दंगल, इसमें किसका पलड़ा भारी है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी के सुनील सोनी आगे चल रहे हैं, झारखंड में झंडा कौन गाड़ने वाला है, और महाराष्ट्र का महासंग्राम में किसका पलड़ा भारी है, सब आपको बता रहे हैं। 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी 1800 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि रमाकांत भार्गव अब तक पीछे चल रहे थे, लेकिन विजयपुर सीट से यहां पर भाजपा का पलड़ा बहुत भारी है। रामनिवास रावत 5400 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायपुर दक्षिण की यदि बात की जाए तो बीजेपी के सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। 10 राउंड की गिनती के बाद 20,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि एक तरफा यहां पर उनकी जीत पक्की ही मानी जा रही है, क्योंकि अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो ऐसे में कोई डाउट नहीं कि अब ये जो रुझान है अब यही नतीजों में तब्दील होंगे। राहुल जी, यही माना जाए कि 12 बज चुके हैं, अब जो रुझान है अब यही इंटैक्ट रहेंगे। बहुत इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है आकांक्षा, बहुत ही क्लियर है। लेकिन जरा IBC 24 की शानदार ग्राफिक्स देखिए, आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। झारखंड में एनडीए 30 और इंडिया के पास 47 और अदर के पास सिर्फ 4 है। और ऊपर जाइए महाराष्ट्र, यानी जहां पर 288 विधानसभा सीटें हैं, 217 एनडीए। एक बार फिर से एग्जिट पोल की टाएं फिस हो गई, बहुत ही क्लियर। 217 यानी भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है 145 यानी 145 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 86% यानी 100 में से 86 सीटें जीती है, जबरदस्त आंकड़ा। और महाविकास अघाड़ी के पास देखिए, सरकार इनकी भी थी 2 साल तकरीबन, ये भी सत्ता में रहे 5 सालों में, लेकिन इनके खाते में आए सिर्फ 61। असली और नकली की लड़ाई भी थी। और अदर्स, बहुत लोग बता रहे थे, जो वहां के तमाम पत्रकार थे, 2 महीने से मैं यही रिसर्च कर रहा हूं, यही देख रहा हूं, वहां के पत्रकार बता रहे थे जो अदर्स है वो किंग मेकर होंगे। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि राहुल सौमित्र ऊपर नीचे की बात तो कर रहा है, दाएं बाएं क्या दिखा रहा है ग्राफिक्स में? तो रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वो गढ़ अभी के रुझानों के अकॉर्डिंग अभी बरकरार है। विजयपुर से रामनिवास रावत वो अभी आगे चल रहे हैं, मुकेश मल्होत्रा बहुत पीछे हैं। और बुधनी से एक बड़ा अपडेट आपको ये दे दें कि यहां पर राजकुमार पटेल 2 राउंड में आगे थे। शुरुआत में आपने देखा होगा 2 राउंड में आगे थे, लेकिन अचानक से वो पीछे हो गए हैं। और एक बार फिर रमाकांत भार्गव। और यूपी का जनादेश क्या हम आपको नहीं बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग वहां भी हो रही है, बल्कि काउंटिंग कई बार चीजें हो जाती हैं। देखिए यूपी का जनादेश क्या है ये आपको आकांक्षा बताएंगे और आगे की जानकारी वही देंगे आप। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो 9 सीटों पर यहां पर उपचुनाव हो रहा था, और अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए ये एक सेमीफिनाले के तौर पर देखा जा रहा था कि जो झटका उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा था, क्या अब उसे वो ठीक कर पाएगी। और देखिए यहां पर 6 सीटों में आगे चल रही है भाजपा और 3 सीटों पर आगे चल रही है सपा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार यहां पर सपा को बहुत बड़ा झटका। ये तमाम वो सीट्स पर चुनाव हो रहा था जहां से सांसद चुन लिए गए थे, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से यहां पर भाजपा ने सब कुछ ठीक करते हुए 6 सीट पर आगे भाजपा, 3 सीट पर सपा। अब आपको देखिए खैर में बीजेपी आगे है, करहल में सपा आगे है, आपको एक एक करके तमाम सीटों का वो भी बता दे रहे हैं। कटेरी में सपा आगे है, फूलपुर में बीजेपी आगे चल रही है। फूलपुर में आपको याद होगा चुनाव के दौरान यहां पर काफी झड़प हुई थी, पुलिस को यहां पर मोर्चा संभालना पड़ा था। और उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों के रुझान आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि अब यहां पर जब चुनाव होंगे तो उसे सेमीफिनाले के तौर पर देखा जा रहा है, लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सीसामऊ से सपा आगे है, कुंदरकी में बीजेपी आगे और मीरापुर में आरएलडी आगे है। मीरापुर में भी हमने देखा था हिंसक झड़पों की तस्वीर वहां से भी सामने आई थी। आकांक्षा जी, और अब हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी हो। बिल्कुल, झारखंड की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। झारखंड की बड़ी बातें क्या है वो भी बता दें आपको। एनडीए गठबंधन के लिए यहां बैड न्यूज है। पहली खबर तो यही है, यहां पर बैड न्यूज है। रुझानों में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू यहां पर चल गया है। जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन को बढ़त है और इसके साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडिया को 30 और इंडिया गठबंधन को 47। और यहां पर बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए? 41 यानी 41।
एनडीए गठबंधन के लिए फिलहाल झारखंड से तो यानी यही समझा जाए राहुल जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम जो दिग्गज उतारे गए थे वहां पर, उनके सामने हेमंत और कल्पना की जोड़ी यहां पर बहुत भारी पड़ी है। अकेला उनका मुकाबला इस जोड़ी ने किया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभी वहां पर जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है हमें 3 सहयोगी बताएंगे। हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं, नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नवीन भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सौरभ का। सौरभ बताइए, कितना उत्साह, माना यह जा रहा था कि जो इस बार डिफरेंस होगा कम रहेगा, लेकिन अभी काफी अच्छी बढ़त है सुनील सोनी की। कितना उत्साह भाजपा वासियों में, यहां तो पटाखे भी फूटने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी मतदान केंद्र के बाहर हुआ, काउंटिंग केंद्र के बाहर हुआ और आप देखिए कि सारे बीजेपी के नेता जिनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि अभी लगभग 10 राउंड में जो है 20,000 से ज्यादा की बढ़त बना चुके हैं सुनील सोनी भाजपा के प्रत्याशी। वही अभी 9 राउंड और बाकी, अर्थात ये आंकड़ा अब कह रहे हैं कि 30+ के लगभग जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं भाजपा के युवा और भाजपा के सीनियर नेता भी हैं। सबसे पहले से जान लेते हैं, क्या लगता है ये किस तरीके का आंकड़ा है? निश्चित ही, और आगे हम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दक्षिण विधानसभा में जनता ने पूरा विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे और सुनील सोनी जी पे। और आप देख सकते हैं अभी 9 राउंड और बाकी है और 10 राउंड की काउंटिंग के बाद ही हम 20,000 से ऊपर की लीड ले चुके हैं। तो आगे हमें लग रहा है ये आंकड़ा जो है 40,000 के प्लस जाएगा। 40+ बोल रहे। याद रखिए दरअसल रचना कि पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, अब उस वीडियो जो वायरल हुआ था उसको जो है सुभाष जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका भी फायदा मिला है। तो फायदा कैसा मिला है, सुभाष जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे जान लेते हैं। सर, फायदा कैसे मिला है? भाई, जैसे फायदा मिलता है वैसे कैसे मिला? देखिए आप, ये खुशी उनकी, और निश्चित रूप से ये बार बार वही बात कह रहे कि जो वीडियो वायरल हुआ था और भाजपा के तमाम नेता जो है इस पर कह रहे हैं कि उसकी खुशी जो है हमको मिली। कैसे मिली खुशी जी? नहीं, उनकी मुस्कुराहट ही बहुत कह दी सौरभ। जो खुल के खिलखिला के वो हंसे हैं, बातचीत खिली हुई है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो बड़ा मैंडेट मिला है, शायद किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। वाकई बहुत बड़ी, मतलब कि 86% अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन नासिर, सबसे टफ इलेक्शन अगर देखा गया, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बुधनी देख लीजिए, रायपुर दक्षिण देख लीजिए, तो विजयपुर का था, आप वहां पे मौजूद है। बहुत ही टफ इलेक्शन था। इलेक्शन वाले दिन, उसके पहले भी आपने देखा फायरिंग हो गई। हाँ, अभी वहां पर क्या कंडीशन है? रामनिवास रावत आगे हैं, कितना मार्जिन से वो आगे हैं, कितने टेबल की अभी काउंटिंग हो चुकी है, और कांग्रेस और बीजेपी का क्या रिएक्शन आया है? देखिए, 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसमें 6,000 से ज़्यादा वोटों से रामनिवास रावत है जो बीजेपी के प्रत्याशी, वो आगे है। केवल कांग्रेस 2 बार ही आगे रही है। अभी 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी शेष है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी के पक्ष में भले ही आगे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नीचे नासिर, क्या बताया आपने? 2000 धीरे-धीरे 2000 से आगे हैं 13वें राउंड में। उसके आदिवासी बेल्ट है। कंटिन्यू नहीं, 6,000 वोटों से 13वें राउंड में 6,000 वोटों से ज्यादा से बीजेपी 6,000 वोटों से रामनिवास रावत हैं, वो आगे हैं। और लगातार हम जो देख रहे हैं बीजेपी का जो ग्राफ था पहले 8,000 से, लेकिन अब धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो आदिवासी जो बेल्ट है वहां की अभी जो ईवीएम है वो खुलेंगी तो उसके बाद उनका पक्ष में रुझान आ जाएगा। ऐसे में अभी कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी के ही पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही लीड ज्यादा है लेकिन 6,000, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं उस लीड को कम करते हुए चली जा रही है। 13 राउंड हो चुके हैं, कांग्रेस 2 बार राउंड में आगे रही है, लेकिन अभी भी 8 राउंड बाकी है। और 8 राउंड ऐसी जगह के हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, और ऐसे में कांग्रेस मान के चल रही है कि जब इन ईवीएम खुलेंगी यहाँ की तो उसको जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन हम इस चुनाव की बात करें तो पहले दिन से इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। खुद मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथों में ले ली थी, लगातार वो घोषणाएं कर रहे थे, 1,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य किए और कहते थे कि हाँ आप मुझ पर विश्वास कीजिए और आपको विजयपुर
की सूरत बदलने का काम सरकार करेगी, वो खुद जिम्मेदारी ले रहे थे, लेकिन कांग्रेस भी बिल्कुल नासिर, देखिए इससे पहले भी 6 बार के विधायक रहे हैं रामनिवास रावत, और अब कितनी सीरत बदलेगी विजयपुर की, क्योंकि अब देखिए पार्टी भी उन्हीं की है, क्योंकि अब तक ये आरोप वो लगाते आए कि कांग्रेस की सरकार वहां पर नहीं है तो ऐसे में ठीक से काम नहीं हो पाते। लेकिन अब देखते हैं कि कितना विजयपुर बदलता है। हमारे साथ बुधनी से नवीन सिंह भी जुड़े हुए हैं। नवीन, अपडेट दीजिए। 3700 से ज्यादा वोट से अब जाकर के रमाकांत भार्गव आगे हुए। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि इस बार भाजपा का गढ़ हाथ से निकलने वाला है। शिवराज की भी यहाँ पर इज्जत दांव पर लगी हुई थी, साख का सवाल था। अब क्या कह रहे हैं रुझान वहां के और क्या रिएक्शन है? आकांक्षा, ये कहना मुश्किल है। जैसे आपने कहा, फिलहाल अभी 4 राउंड हुए हैं। 2 राउंड में राजकुमार पटेल कांग्रेस के कैंडिडेट ने लीड ली थी। अब 2 राउंड में उस लीड को कवर किया है बीजेपी के कैंडिडेट ने, रमाकांत भार्गव ने, और अब जाके वो 3000 प्लस की लीड पर आए हैं। लेकिन अभी भी 9 राउंड बाकी हैं। तो ये जो 9 राउंड है, ये 9 राउंड तय करेंगे कि जीत किसकी होगी बुधनी में, क्योंकि जो शुरू के जो 4 राउंड हुए हैं, तो शुरुआत के जो 2 राउंड थे वो राजकुमार पटेल के प्रभाव के क्षेत्र थे। जो बाद के जो 2 राउंड हुए वो रमाकांत भार्गव के प्रभाव के क्षेत्र रहे हैं। अब जो बाकी के जो 9 राउंड हैं वो तय करेंगे कि जीत किसकी होगी, रमाकांत भार्गव या फिर राजकुमार पटेल। अभी अप डाउन अगले 9 राउंडों में चलता रहेगा। एक तरफा नतीजा फिलहाल आना मुश्किल है। काफ़ी हद तक पिक्चर 7वें 8वें राउंड के बाद क्लियर होने लगेगी आकांक्षा, लेकिन नतीजा जो है देर शाम तक ही आएगा। लगभग 5-6 बजे के बाद 13वें राउंड में ही ये तस्वीर तय होगी कि बुधनी सीट से कौन जीत रहा है, बीजेपी कैंडिडेट या फिर कांग्रेस कैंडिडेट। इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग एक मामला सामने आया है बुधनी विधानसभा सीट में। जिस गांव से शिवराज सिंह चौहान ताल्लुक़ रखते हैं, जिस गांव में शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, उस गांव में पहली बार कांग्रेस पार्टी सैकड़ा पार हुई है। 106 वोट कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस के लिए फिलहाल कांग्रेस को खुश होने की ज़रूरत है कि शिवराज सिंह चौहान के गाँव में 106 वोट कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। हालांकि 850 के आसपास वोट, लगभग 800 के आसपास वोट बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी को हमेशा से वहाँ वोट मिलते रहे। कांग्रेस बीजेपी की सीट रही है, शिवराज जी वहाँ से विधायक चुनते रहे हैं 5 बार से। नवीन, जब बुधनी से पीछे हुई बीजेपी तो पूरे देश में ये खबर आ गई, हर स्क्रीन पर, हर टेलीविजन स्क्रीन पर ये खबर आई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बहुत संक्षेप में, वहां काउंटिंग इतना स्लो क्यों हो रही है? अभी नासिर से मैं बात कर रहा था, वहां पर 13 राउंड की काउंटिंग हो गई, आपके यहां बहुत स्लो हो रही है। देखिए, बुधनी में मतगणना धीमी नहीं है। बुधनी में बिल्कुल तरीके से मतगणना हो रही है, बिना किसी दिक्कत के मतगणना हो रही है। 4 राउंड हो चुके हैं। हर राउंड के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। चूंकि देरी की एक वजह है कि यहाँ पर 20 कैंडिडेट हैं और विजयपुर में लगभग 12 से 13 कैंडिडेट हैं, इसलिए वहाँ पर तेज़ी से काउंटिंग हो रही है। यहाँ पर 20 कैंडिडेट हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है। बहुत एहतियात के साथ, किसी को कोई, अभी तक हमने 4 राउंड में किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कोई आपत्ति नहीं सुनी। इसका मतलब फ्लुएंट तरीके से मतगणना यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, अब ये सब कुछ देखना होगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो गांव है वहां पर पहली बार कांग्रेस सैकड़ा पार हुई है, तो अब ऐसे में आखिर कहां पर चूक हुई? हालांकि रिजल्ट्स के बाद इस पर जरूर चर्चा हम करेंगे। क्या राजेंद्र राजपूत की यहाँ पर नाराजगी भारी पड़ी, या फिर जो लगातार कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी कि बुधनी से भले ही नेतृत्व दिया गया हो लेकिन यहाँ पर विकास नहीं हो रहा था, इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक एक करके आपको अपडेट दे देते हैं। महाराष्ट्र का आपको जानकारी हमने दी, हमने आपको झारखंड की जानकारी दी, हमने आपको रायपुर दक्षिण के दंगल की भी जानकारी दी। इसके साथ ही बुधनी और विजयपुर में क्या हो रहा है, हर एक अपडेट आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जश्न की ये तस्वीरें हैं, बातें सबके खिली हुई। और ये राजवाड़ा की तस्वीर आप देखिए। राजवाड़ा की तस्वीर इसलिए क्योंकि नागपुर की 12 सीटों पर प्रभारी बनाए गए थे कैलाश विजयवर्गीय। और देखिए, अब जब नागपुर में, विदर्भ में इतने अच्छे सीट्स मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में एनडीए की आंधी है, तो भाई ये जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में कैलाश विजयवर्गीय की भी पहुंचने की खबर है। यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न इसलिए क्योंकि नागपुर की 12 सीटों के प्रभारी बनाए गए थे कैलाश विजयवर्गीय। और इस बार देखिए, नागपुर में तो माना ही जाता है कि भाजपा का गढ़ है। नागपुर दक्षिण से जो डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, उनकी सीट, आरएसएस का मुख्यालय। और माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से भारी भरकम यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है एनडीए को, इसमें बहुत बड़ा जो दारोमदार था वो आरएसएस का भी था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही ये वो जगह है जहाँ मिनी मुंबई कही जाती है। और मुंबई
और साथ ही आपने बताया कि इसके आसपास के इलाके काफ़ी सटे हुए, विदर्भ का इलाका है, वहाँ से राहुल गांधी की भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गई थी, वहाँ से गुजरी थी, लेकिन एक बड़ी जीत हासिल की है, तो जाहिर सी बात है जश्न मनता है। एनडीए के पास 220 और महाविकास आघाड़ी के पास देखिए कितनी पीछे सीटें हैं, 58 पर आ गई है। यहाँ पे ऐसा लगता है महाविकास आघाड़ी की जो टक्कर है अब वो एनडीए से तो रही नहीं, अब उनकी टक्कर है शिवसेना शिंदे से। अब शिवसेना शिंदे की सीटें देखिए, इनकी सीटें देखिए, तो शिवसेना शिंदे की लगभग बराबर है। तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं और देखिए इन्होंने यहाँ पर धन्यवाद दिया है तमाम लाडली बहनों का, और देखिए यहाँ पर यही माना जा रहा था कि जो लाडकी योजना है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगी, और देखिए हो भी गया है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ लाडली बहनों को मुफ्त यात्रा कराई जा रही है बस में, इसके साथ ही लाडली बहना का भी पूरा यहाँ पर लाभ मिला है, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा भी किया है। बहुत खास आज का दिन राहुल जी, मैं बताऊं 23 नवंबर आपको याद होगा, इससे पहले एकनाथ शिंदे उस वक्त शिवसेना में रहे थे, लेकिन अजीत पवार के साथ मिलकर ही 23 नवंबर के दिन आज जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तब देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 7 बजे जाकर के शपथ ले ली थी 23 नवंबर 2019, और आज देखिए ठीक 5 साल बाद आज फिर वही 23 नवंबर है, और आज एक बार फिर से इस बार यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। तब शिवसेना, जब उद्धव ठाकरे जब वो प्रमुख पार्टी थी, तब भाजपा ने उनके साथ मिलकर के वहां पर सरकार बनाने की वहां पर लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन उसके बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर शपथ लेते हुए नजर आए थे। 23 नवंबर था और आज फिर 23 नवंबर 5 साल बाद महाराष्ट्र में एनडीए की एक तरफा आंधी है और बधाइयां मिल रही है लाडली बहनों को। और हमारे साथ प्रबोध मिंज जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक, और वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रबोध जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। महाराष्ट्र के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन झारखंड में क्या हो गया प्रमोद जी? देखिए, क्या माना जाए कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन की जोड़ी बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप के ऊपर भारी पड़ गई, कैसे सर? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, और ये जो झारखंड की पिछली है वो सरकार के जो काम थे उन कामों से और बाकी जो चीजें उनकी जो गतिविधियां थी, भ्रष्टाचार था और तमाम चीजें थी जो माइनिंग के संबंध में, और उसके बारे में लोगों में प्रतिक्रिया तो थी जरूर। और ये सारी चीजों के रहते हमने जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ एजेंडा सेट करके वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के कामों के लिए, वहाँ की बहनों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए जो बातों को लेके हम गए थे, वो बहुत हद तक हम सब लोग उसमें सफल रहे हैं। और लेकिन वहाँ अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन अभी रिजल्ट पूरी तरह से आया नहीं है, अभी तो आधी काउंटिंग ही हुई है। मुझे लगता है कि हम सब लोग आगे जाएंगे, और जो विषय जो चीज़ें थी वहाँ हमारा जो बिहार का जो हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ हमारा पश्चिम बंगाल की तरफ से उधर से जो हमारे सब झारखंड के क्षेत्रों में जो लोगों का अतिक्रमण, यहाँ अवैध घुसपैठियों का जो चीज़ें थी जो आई थी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। और वातावरण उस समय चुनाव के समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। अभी समय है, अभी आधी ही काउंटिंग हो पाई है और बहुत कम मार्जिनों से अभी कई जगह पर कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां और आगे आएगी। यानी उम्मीद है प्रमोद जी को कि और आगे आएगी झारखंड में। लेकिन नवनीत शुक्ला जी, इतनी बड़ी जीत, अभी थोड़ी देर पहले खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ना कभी
पीछे पास्ट में हुआ है ना आगे फ्यूचर में होगा, ये उन्होंने कहा। यानी उनकी इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि ये बहुत बड़ी जीत है, शायद उन लोगों ने भी इतनी बड़ी कल्पना नहीं की थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या है? जो महाराष्ट्र की जनता 5 साल देखी 3 सरकार, और वो ये नहीं चाहती थी एक स्थिर सरकार दे, मजबूत सरकार दे। नहीं, देखिए इसमें जो एक ही फैक्टर ने काम किया है दोनों जगह, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। झारखंड में जिस फैक्टर ने काम किया हुआ वो माताहारी योजना कौन सी थी, बच्चों लड़कियों के लिए जो योजना थी जिसके अंदर पैसा वो दे रहे थे, और यही योजना आपके यहाँ महाराष्ट्र में चालू की थी, लाडली बहना को लेके चालू की थी। इस योजना के मुख्यतः जनक तो खैर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे, और उन्होंने मध्य प्रदेश से परंपरा जब चालू की थी तो भाजपा में ही इस योजना को लेकर बड़ा विरोध था। पर उसके बाद भी उन्होंने जब ये योजना लागू की, और जब वो हम 3000 देंगे उनका ये वादा था, और वहाँ महाराष्ट्र वगैरह में राशि जो बल्क मिलने लगी, उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगली सरकार आएगी, कब शुरू होगा, यहाँ तो आपके खातों में पैसा आ ही रहा है, तो कोई प्रयोग न किया जाए, इसकी वजह इसी सरकार को आगे कंटिन्यू रखा सिर्फ जाए। एक योजना, मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक योजना के तहत 12 इसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं? इतना बड़ा कैंपेन बीजेपी कांग्रेस की तरफ से चलाया गया, असली नकली की भी लड़ाई रही, यानी सिर्फ एक योजना भारी रही, वो भी तो महालक्ष्मी की बात कर रहे थे कि 3000 आके देंगे अगर हम जीतते हैं तो। देखिए आके देंगे, ये तो मध्य प्रदेश में भी कहा था ना कांग्रेस ने कि हम आएंगे तो आपको देंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी कहा, ये कहा। पर चूंकि क्या है, एक कैंपेन जो चलता है उसके अंदर लोगों को ये डर बैठता है कि अब सरकार कब आएगी, 3 महीने रुकेंगे, पैसे कब शुरू होंगे, और उसलिए जो सरकार के जो लोग होते हैं, महिलाएं, उनका मन बना रहता है कि नहीं हमको तो यहीं जाना है, क्योंकि एक नियमित पैसा मिलने लगा है। ये कैश पेमेंट का जो मामला हो गया है, ये सब जगह आपको यही फैक्टर काम मिलेगा। खुद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी ये स्वीकार किया था कि हार का मूल कारण जो है केवल लाडली बहना के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरी समय तक जो पैसा दिया गया, उसका जो कैंपेन किया गया था, एक सबसे बड़ा पार्टी, बाकी मुद्दे भी होते हैं पार्टी के लिए, पर कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो हमेशा। अच्छा आप बताइए तो झारखंड में क्या हुआ भाई? यही सारी ताकत तो झारखंड में भी लगी थी, पर झारखंड में भी जीत का कारण केवल वही पेमेंट बना, पैसा बना जो आप वहां दे रहे थे माताहारी योजना में। वही बात है नवनीत जी, यही लग रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। मराठा वर्सेस ओबीसी, लगातार मराठाओं का हमने देखा जो एक बड़ा आंदोलन चला, और उसके बाद जो अजीत पवार ने दूरी बनाई कि नहीं बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में तो नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार में चलता होगा, तो लग रहा था कि शायद ये सब चीजें ध्रुवीकरण कर जाएंगे। लेकिन आखिरी में यहाँ पर देखिए, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि लाडली बहनों को धन्यवाद, और आप भी वही कह रहे हैं, आगे भी हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। आकांक्षा, एक बात है, आप महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, परिवर्तन कहीं देखने को नहीं मिला है। परिवर्तन आप कहीं दिखा? कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए महाराष्ट्र में जिसकी सरकार थी रिपीट की, हालांकि बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट है, चूंकि जब फडणवीस को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था। भाई उनकी ज्यादा सीटें हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में उनको पार्लियामेंट बोर्ड में एडजस्ट किया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड में होना बीजेपी में बड़ी बात होती है, वहां पे एडजस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद डेप्यूटी सीएम का उन्होंने पद, आपने देखा उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अमित शाह ने कहा नहीं वो पद संभालना है, तो उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद संभाला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तकरीबन बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 20 सीटें पीछे हैं, 20-25 सीटें पीछे हैं, तो सीएम कौन होगा? अब महायुति की तरफ से सीएम कौन होगा? देखिए अजीत पवार की भी जो मन में इच्छा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो इसीलिए बड़ा सवाल है राहुल। और देखिए मुझे लगता है कि जब शीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ होगा, उसी समय ये भी तय हो गया होगा कि यदि जिस हिसाब से 148 सीटों पर भाजपा आगे थी, और देखिए इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको बता दें, विजयपुर में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन इसी बीच आपको देखिए एनडीए को बम्पर जो वोट मिले हैं, एनडीए ने बहुत काम किया है। एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया उसका अपडेट भी हम आपको बता दें। एनडीए 218 सीट पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है।
और विजयपुर में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा 1842 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के रामनिवास रावत पीछे हो गए। 16वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 16वें राउंड की इस गिनती में मुकेश मल्होत्रा 1842 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये आकांक्षा एक अच्छी लीड कही जाती है। बिल्कुल, और एक अच्छी खासी लीड है। 1842 तकरीबन 2000 आप मानिए कि 2000 वोटों से लगभग आप कह सकते हैं। और अभी एक और अपडेट बता दें कि अभी कराहल वाली पेटी खुली ही नहीं है। ऐसे में आप समझा जा सकता है कि जब कराहल का जो मतदान केंद्र है वहां का जब टेबल की काउंटिंग होगी तब सोचिए कितना बड़ा यहां पर डेंट लग सकता है रामनिवास रावत को। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि देखिए मुकेश मल्होत्रा ओबीसी फेस है। ऐसे में आदिवासी वर्सेस यहां पर ओबीसी का यहाँ पर जंग था और मुकेश निर्दलीय पिछली बार चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे और ये सबसे बड़ी साख वाली सीट है। रामनिवास रावत वन मंत्री है। वन मंत्री पद भी जा सकता है। जब उनको मंत्री बनाया गया तो खुद बीजेपी के 3 बड़े लीडर नाराज हो गए, वो फ्रंट पर आए और अब देखिए अभी अपना चुनाव वो पीछे है। फिलहाल अभी 16वें राउंड की गिनती में तो अपडेट यही है कि वो पीछे चल रहे हैं। और विजयपुर में मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। अब मध्य प्रदेश का अपडेट तो हमने आपको बता दिया, बहुत बड़ा खेल विजयपुर में हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या अपडेट है जरा अपने दर्शकों को यह भी बता दे। भाजपा 6 सीटों पर आगे है, सपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। गाजियाबाद से भाजपा के संजीव शर्मा आगे हैं, मीरापुर से आरएलडी से मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। वहीं कुंदरकी की यदि बात की जाए तो कुंदरकी से भाजपा के रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं और एक एक करके आपको पूरा अपडेट बता रहे हैं। मजवा से भी भाजपा आगे चल रही है, मीरापुर से भी भाजपा आगे चल रही है और खैर से भाजपा के सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं। तो ये दोनों के लिए अखिलेश यादव के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए डू और डाई का इलेक्शन था। बिल्कुल, ये उपचुनाव चूंकि जिस तरीके का लोकसभा में प्रदर्शन किया अखिलेश यादव ने उससे सभी हैरान थे, इतना कमाल का प्रदर्शन। और ये 27 के इलेक्शन से पहले डू और डाई की स्थिति थी। हालांकि बीजेपी ने एक बढ़त यहां पर बनाई हुई है। या राज्यात काम केलं आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की अप्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण आणि प्रत्यक्ष लाभाचं राजकारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े। आपने देखा किस तरह से वोटिंग वाले दिन ये सारी बातें आई हैं, उठाई गई। वंचित विकास अघाड़ी की तरफ से सबसे पहले ये बात उठाई गई थी कि इन्होंने कैश बांटा है। हालांकि मानहानि का मुकदमा भी इन्होंने कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है और अब अपनी बात कह रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रबोध मिंज बीजेपी विधायक, नवीन शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, राजकुमार उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। प्रमोद जी से शुरुआत करते हैं। राहुल। बिल्कुल प्रमोद मिंज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब लोग आपसे जानना यही चाह रहे हैं, रायपुर दक्षिण में तो आप बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा आपके मन में क्या है? ठीक है, पार्टी की गाइडलाइन है, तीनों बैठ के बात करेंगे, लेकिन प्रमोद मिंज के मन में क्या है? सबसे बड़ी पार्टी बन के आप उभरे हैं, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपके पास आ गया है। ये वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और वो सब मिल के बैठ के उसको ऊपर से सब जो वरिष्ठ लीडर्स हैं वो तय करते हैं और हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता के रूप में सभी नेता हम सब लोग काम करते हैं। तो वो ऊपर पार्टी को तय कर रहा है कि कौन हमारा, चूंकि गठबंधन का भी विषय है और गठबंधन के साथ पूरी पार्टी को उस मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हमारे नड्डा जी हैं, ये सारे लोग, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करेगी। अभी तो जो स्थिति है वो इतनी भारी बहुमत के साथ वहाँ हमारी जो महाराष्ट्र में सरकार बन रही है और ये तीसरी बार बन रही है, तो ये एक विकास का और जो मोदी जी का जो मॉडल है इस देश को आगे ले जाने का और तमाम क्षेत्रों में जो उन्होंने, मोदी जी ने जो काम किया है उसका, वो सारी चीजों का समग्र ये। प्रबोध जी एक मिनट ना, देखिए ठीक है, हर बीजेपी का विधायक और सांसद या मंत्री एक मन में उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि वो कार्यकर्ता भी है, कहता भी कि हम आम कार्यकर्ता हैं, लेकिन सर नीतीश कुमार वाली स्थिति होगी क्या? अब देखिए बिहार में उनकी सीटें भले कम रहती है लेकिन मुख्यमंत्री आप लोग उन्हीं को बना देते हैं। आप देखिए रिकॉर्ड रहा है, तो यहां पे तो आपके पास एक बड़ा मैंडेट है ना।
आपने पिछली बार एकनाथ शिंदे को बना दिया। एक कार्यकर्ता के मन से थोड़ी देर हटा दीजिए ना कि एमएलए, आप बीजेपी कार्यकर्ता के मन में क्या है कि उनका सीएम होना चाहिए या जो सीएम है वही रहना चाहिए? बीजेपी कार्यकर्ता के मन में क्या है सर? वो तो ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, सब 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठेंगे, चर्चा होगी, तीनों दल बैठेंगे, ये पता है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता क्या चाहता है? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता, मैंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता तो अपने नेतृत्व के ऊपर पूरा निर्भर करता है। और देखिए, राजनीति में सबकी इच्छा होती है कि हम आगे बढ़ें, नेतृत्व करें। और बहुत वरिष्ठ लोग हमारे पूरे महाराष्ट्र में हमारे लीडर हैं। और चूंकि जहाँ गठबंधन का विषय है, उस गठबंधन के अनुसार में जो राजनीतिक परिदृश्य बनेंगे, आगे नेतृत्व का विषय रहेगा, तो भविष्य के हिसाब से वो राजनीति के तौर पर लोग तय करते हैं। और आगे के हिसाब से भी कौन गठबंधन को लेकर कार्यकर्ता जो पार्टी लाइन ही रहती है कि सब नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया आकांक्षा, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े, ये प्रमोद मिंज ने कह दिया। सबकी रहती है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस या जो भी पार्टी का बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। चलिए, अब इस पर भी जरूर चर्चा शुरू हो ही गई होगी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है देवेंद्र फडणवीस ने। एक अपडेट ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें और अब रुक कर लेते हैं राजकुमार उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, विजयपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? अब यहाँ पर थोड़ा सा पड़ला मतलब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर, रामनिवास रावत पीछे हो गए हैं सर। देखिए आकांक्षा जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, प्रशासन से और केंद्र की भाजपा सरकार, 3 से हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के बाद जो कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा आई थी, उसके बाद भी लेकिन जो उन्होंने ऊर्जा का संचार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किया है और लगातार उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो दौरे बनाए हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर ऊर्जा का संचार किया है, तो उसका परिणाम आपने को देखने को मिला कि हम विजयपुर और बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ने के लाइन में खड़े हुए, जबकि बहुत ही निराशाजनक परिणाम हमारे देश भर के साथ हमारे मध्य प्रदेश में भी लोकसभा में रहे। परंतु मैं कांग्रेस नेतृत्व, मध्य प्रदेश कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस का धन्यवाद है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार उन्होंने, जैसे जीतू पटवारी जी ने बुधनी में टिफिन पार्टी करी, विजयपुर में भी लगातार दौरे किए। बिल्कुल, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जीतू पटवारी बहुत एक्टिव थे और वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मुकेश मल्होत्रा का नाम कार्यकर्ताओं के बीच से आया और देखिए उन पर दाव चला और अभी जो अब है रामनिवास रावत पिछड़ते हुए नजर आए। नवनीत जी, आप जरा बताइए, वो तो पार्टी लाइन के हिसाब से यहाँ पर बता रहे, लेकिन आप समझाइए क्या हुआ यहाँ पर? क्या कुछ दिन पहले जो फायरिंग हुई, आदिवासियों को रोका गया यहाँ पर मतदान करने से, जो पूरा कैंपेनिंग वहां पर की गई, जीतू पटवारी डटे रहे वहां पर और एक तस्वीर वहां से सशक्त निकल कर आई कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और एक ये भी कि जहां पर सरकार है उसके बाद भी उपचुनाव यदि दूसरे पार्टी का जीत जाता है तो ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होता है। बतौर पत्रकार आप किस तरह से देख रहे हैं अभी जो रामनिवास रावत पीछे चल रहे हैं? देखिए, रामनिवास रावत के पीछे चलने के और भी कारण हो सकते हैं, पर सवाल उठता है कि मल्होत्रा जी पिछली बार तीसरे नंबर पे थे, क्योंकि कांग्रेस के पास में सीधे आमने सामने की लड़ाई में कोई इतना ताकतवर नेतावान नहीं था जो रामनिवास रावत को टक्कर दे सके। तो जब मल्होत्रा जी का नाम आया तो पटवारी जी को भी लगा कि सारा दांव यहीं खेला जा सकता है, क्योंकि उनका खुद का वोट बैंक है। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि कांग्रेस के पास तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है और वो कांग्रेस के वोट बैंक पे चुनाव लड़ते हैं। चूँकि मल्होत्रा के पास अपना खुद का वोट बैंक था और एक ताकतवर वोट बैंक था, तो वो तो था ही, और कांग्रेस का वोट उनको मिलने से कांग्रेस में जान आ गई। अगर वहाँ पटवारी जी कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को खड़ा कर देते जो कांग्रेस के भरोसे लड़ रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अभी हम बुधनी जैसी हालत वहाँ पे भी देखते होते। पर सारा फायदा केवल मिला है तो वो ये मिला है कि जो व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ उसका खुद का अपना वोट बैंक था। जहाँ पे व्यक्ति का वोट बैंक होगा वहाँ कांग्रेस को लाभ मिलेगा हमेशा। ठीक है, और देखिए कितनी खास बात ये हो जाती है कि रामनिवास रावत
पहले ये कांग्रेस में थे, ये भाजपा में आ गए, पिछड़ते हुए नजर आ रहे। मुकेश मल्होत्रा कभी भाजपा में थे, सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और तब ये भाजपा को पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ये कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद अब देखिए चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर लगता है कि कुछ शायद बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। आप बताइए राजकुमार जी कि आपको क्या लगता है, क्या बहुत बड़ा एक्स फैक्टर यहां पर रहा और एकजुटता यही बुधनी में क्यों नहीं नजर आई? बिल्कुल, बुधनी में भी बहुत अच्छी एकजुटता नजर आई आकांक्षा जी। आपने देखा होगा कि लगातार उनका दौरा रहा, पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, वर्तमान कृषि मंत्री हैं और पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के नेतृत्व मैदान में रहा। अब विजयपुर की बात कर रहे हैं तो विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा है। भारतीय जनता पार्टी, आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस से आए प्रत्याशियों को टिकट दे रही है, उनको प्रत्याशी बना रही है, तो अभाव किसके पास है? कांग्रेस में विपरीत परिस्थिति में भी अगर कोई साथ में रह के विश्वास कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस की विचारधारा उसको सहमत है। वो जानता है कि कांग्रेस का लंबा भविष्य, कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे तो इसके नेता और कार्यकर्ता मजबूती से खड़े होंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैं दीन दयालु कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, कि उनकी सहन शक्ति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में आए कांग्रेस के नेताओं को शिरोधार्य किया और उनके पीछे काम किया। तो ये तो उनकी बड़प्पन है और आप देख रहे हैं कि इस बड़प्पन में वो पीछे होते जा रहे हैं। तो कांग्रेस में बहुत अच्छा निर्णय हुआ। आदरणीय जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद कि उन्होंने मुकेश मल्होत्रा जी की जो कार्यकर्ताओं की, विजयपुर की जनता की और कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी उसको सुना। और ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर लगातार टिकट दी जाएगी, जिनकी आवाज़ क्षेत्र की जनता से आएगी, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत अच्छा फायदा आगे तक होगा। लेकिन महाराष्ट्र में इतना पीछे कैसे चले गए राजकुमार जी? आप तो बहुत बड़े बड़े आपकी टीम दावा कर रही थी, महाविकास आघाड़ी, ये तो बहुत पीछे हो गए आप। वहां तो लग रहा है कि आप सिर्फ शिवसेना शिंदे से लड़ते हुए दिख रहे हैं, महायुति से तो बात छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी गठबंधन की लड़ाई शिवसेना शिंदे से हो, 1-2 सीट के पीछे रह गई है वो। और लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 13 सीट्स आपने जीती थी भाजपा को पछाड़ते हुए। अब कहां पर मामला गड़बड़ा गया? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति आपने देखा होगा कि तावड़े जी कैसे पकड़ा है, कहाँ शराब की गोदाम में कौन कौन पकड़ा है। ये बड़ी स्थिति ऐसी रही कि लगातार शासन, तो चलिए आपकी ये बात मान लेते हैं, हालांकि उन्होंने मानहानि का केस किया है। सुनिए राजकुमार जी, आपकी ये बात मान लेते हैं, मानहानि का केस किया है, लेकिन अगर ये भी खबर आई तो इससे तो उनको डेंट होना चाहिए था ना, इससे तो उनको डेंट होना चाहिए। पर वो तो एक बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ गए, 218 और 56 पर है आप। ये स्थिति है। देखिए, महागठबंधन जब होता है, महाविकास आघाड़ी का था, वहाँ कांग्रेस ने अकेले चुनाव नहीं लड़ा है, वहाँ एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। और INDIA गठबंधन के अंतर्गत आदरणीय राहुल जी खड़गे जी ने निर्णय करके जो वहाँ के स्थानीय महाराष्ट्र के नेताओं को आगे कर वहाँ चुनाव लड़ा है। तो निश्चित रूप से जो परिणाम आया उसको हम, जनता जो परिणाम हमारे को देगी, हम जनता के परिणाम समीक्षा तो राजकुमार जी होगी ही कि आखिर कहां पर पिछड़ गया महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के ऐसे हालात क्यों हैं, जबकि लोकसभा में आपने इतना अच्छा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने पूरे समीकरण हमें समझाया। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हाईटेक गौशालाओं का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गांव सर्वस्य मूलम नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवंती सुखिना। इस पावन मंच से ब्रजबहानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूं और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले, जगत की उत्पत्ति स्रोत गौमाता को नमन करता हूं। और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौमाता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल
रूप में, साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्माननीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्माननीय सदन, आप सभी का इस पावन पर हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद, माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएं एक साथ रहेंगी, जिनके लिए 76,000 समन्वयक गौशाला निर्माण से कि वे गौशाला का विवरण देने की कृपा करें संक्षिप्त में। नमामि गांव सर्वमंगलम, नमामि वृषभानुजम, गांव सर्वस्य मूलम, नमामि गांव सर्वेशा सर्वते भवन्ति सुखिना। इस पावन मंच से वृषभानु की बहन उस गौमाता को नमन करता हूँ और सभी मंगल कार्यों को मूल सूत्र प्रदान करने वाले, जगत की उत्पत्ति का स्रोत मैं गौ माता को नमन करता हूँ और जो प्रसन्न होकर सबकी समृद्धि का कारण बनती है, ऐसी गौ माता को सादर नमन करते हुए हमारा सौभाग्य है कि इस मंच पर प्रदेश को खुशहाल और समृद्धि की ओर ले जाने वाले संकल्पित, श्रद्धेय, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, जो गौ माता के पालनहार गोपाल के रूप में, साक्षात रूप में आज इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इस पावन मंच पर विराजमान सम्माननीय स्वामी जी, संत जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय विधायकगण, अतिथि एवं अति सम्माननीय सदन, आप सभी का इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन प्रदेश के इतिहास में सुनहरे वर्ग में जुड़ जाएगा जब हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन में एवं स्वामी जी के आशीर्वाद एवं माननीय विधायक हुजूर श्री रमेश शर्मा जी के सहयोग से बरखेड़ी में 100 एकड़ के बृहद क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला की आधारशिला रखी जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गौ माताएं एक साथ रहेंगी, जिनके लिए 76,000 वर्ग फीट के कुल 5 शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड में 2,000 गायों की देखभाल होगी। विचरण हेतु प्रत्येक शेड के सामने 5-5 हजार शेड के स्क्वायर फीट के शेड होंगे। चारों तरफ 30 फुट की ऊंचाई पर खुली भूमि में वह विचरण कर सकेंगी। गाय के बछड़े भी उनके समीप रहेंगे, उनके लिए एक पृथक से शेड बनाया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले गोकास्ट, उपले और अन्य जो ऐसी वस्तुएं जिनको हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए ले जाएंगे, उन्हें अत्याधिक आधुनिक मशीनों के साथ तैयार किया जाएगा। साफ सफाई, दाना पानी, सानी उपचार की अत्यंत आधुनिक उपकरणों के माध्यम से यहाँ पर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। उनसे हमारी गौ माताओं को स्वस्थ एवं स्वच्छ परिवेश यहाँ पर मिलेगा। गायों के उपचार के लिए तो हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया है यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आपको बता दें, ये ऐसी गौशाला होगी जहां पर एक साथ 10,000 गौवंशों को रखा जा सकेगा। उम्मीद यही कि अब उनकी दशा भी सुधरेगी और होना भी चाहिए। ये हाईटेक गौशाला की मध्य प्रदेश में बहुत जरूरत थी।